क्लास 7 चैप्टर 4। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है सिंपल इक्वेशंस। एनसीईआरटी की किताब चैप्टर 4 सीबीएसई सिलेबस। चैप्टर 4 का नाम सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन अगर इंग्लिश के वर्ड को देखा जाए तो ये बना है एक्सप्रेस से। वो क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब किसी चीज को शो करना, किसी चीज को दिखाना। हम रोज बोलचाल की भाषा में एक्सप्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो उसी से बना है एक्सप्रेशन। किसी चीज को जो हम कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, उसको अगर हम रिटन फॉर्म में दिखाएं, कॉपी पर, बोर्ड पर, कहीं पर भी, खास करके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में, तो वही चीज एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे हमने लिखा 2 + 2, हमने मुंह से पहले बोला व्हाट इज 2 + 2, आपने कहा 4। तो ये जो 2 + 2 हम बोल रहे हैं, इसी चीज को जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसी चीज को एक्सप्रेशन कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में, कहीं भी, इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर मैथमेटिक्स में ही होता है। तो हमने लिखा 2 + 2, दैट इज एक्सप्रेशन। कुछ भी लिखा आपने, मैथमेटिक्स में आपने कुछ भी लिखा। सपोज दैट हमने लिखा 2xy + mn, कुछ भी ऐसे, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के रूप में है, ये भी एक्सप्रेशन ही है, इसको आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो एनीथिंग जो भी आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं वो एक्सप्रेशन कहलाता है। मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, आप देख रहे हैं दोनों नंबर है, बीच में एक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये होता है। यहाँ पर प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया है, 2 नंबर्स का इस्तेमाल किया, जो भी कुछ है तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा गया है, दैट इज एक्सप्रेशन। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। अब कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स में हमें नंबर्स की जगह किसी अल्फ़ाबेट, किसी लेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें किसी डाटा के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमें उसे पता करना होता है, यानी एक अननोन क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करना होता है मैथमेटिक्स में, तब हम किसी अल्फ़ाबेट का सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ टॉफ़ी है, कितना है वो मुझे नहीं पता। मेरे पास कुछ टॉफ़ी है और मेरे दोस्त के पास मुझसे 5 टॉफ़ी ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सामने। तो मेरे पास कुछ टॉफ़ी है, मुझे नहीं पता कितना है। मेरे दोस्त के पास मुझसे 5 ज़्यादा है, और ये इन्फॉर्मेशन भी बताया जा रहा है कि आपके दोस्त के पास टोटल 15 टॉफ़ी है, या 10 टॉफ़ी मान लीजिए।
बहुत लंबा नहीं लेते हैं, 10 टॉफ़ी है, तो मेरे पास कितना होगा? अब आप सीधा सीधा कहेंगे कि भाई मेरे पास 5 टॉफ़ी होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त के पास मुझसे 5 ज़्यादा है, और कुल मिला के अगर उसके पास 10 टॉफ़ी है तो मेरे पास उससे 5 कम होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने चलिए दिमाग लगा कर बोल दिया, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में आप अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो इन्हीं चीज़ों को डील करना इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जहाँ पर हमें किसी क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं है, उस क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ उसके कंडीशंस पता है। जैसे मुझे पता था कि मेरे दोस्त के पास जितनी भी टॉफ़ी है वो मुझसे 5 ज़्यादा है, तो एक कंडीशन पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मेरे पास कितना है। तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं तो हमें अननोन क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। करते क्या है, हम कंडीशंस को समझ करके किसी एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास जितनी भी टॉफ़ी है, मेरे दोस्त के पास उससे 5 ज़्यादा है, और कुल मिला के मेरे दोस्त के पास 10 टॉफ़ी है, तो मुझे बताना है कि मेरे पास कितना होगा। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें एक अननोन क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ को डिनोट करे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास x टॉफ़ी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप a मान लीजिए, b मान लीजिए, हमने x माना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके पास x टॉफ़ी है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास, कंडीशन पता है कि आपके दोस्त के पास, मतलब मेरे दोस्त के पास मुझसे 5 टॉफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मुझे ये लिखना हो मैथमेटिक्स में, बोर्ड पर लिखना हो कि मेरे दोस्त के पास कितनी टॉफ़ी होगी, तो सिंपल सी बात है, आप मेरी नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ में मेरी नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ में 5 अगर ऐड कर दो, अगर एक 5 ऐड कर दो, तो वो जो कुल एडिशन होगा वो मेरे दोस्त के पास जितनी टॉफ़ी है उसको डिनोट करेगा। मान लेते हैं कि मेरे पास x टॉफ़ी है, तो मेरे दोस्त के पास कितना होगा? कंडीशन के हिसाब से हम उसमें 5 जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन के साथ हम उसमें 5 जोड़ दें। अब ये जो आया x प्लस 5, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ जो मेरे दोस्त के पास मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और दी गई थी कि मेरे दोस्त के पास जो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं वो 10 है। मेरे दोस्त के पास जो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है वो 10 है, और यहाँ भी जो मैंने लिखा है वो मेरे दोस्त के पास जो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है वही लिखा है। इट मीन्स कि अगर ये जो एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है भाई, हमने मैथमेटिक्स में कुछ लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन है, अगर इसी को मैं 10 के इक्वल लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोस्त के पास टोटल 10 टॉफ़ी हैं। हमारे दोस्त के पास टोटल 10 टॉफ़ी हैं। 2 कंडीशन पता है, एक तो कि मेरे दोस्त के पास टोटल 10 टॉफ़ी है, और दूसरा कि मुझसे मेरे दोस्त के पास 5 टॉफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी थी वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसको x मान लिया, क्योंकि अननोन क्वांटिटी थी ना, मेरे पास कितनी टॉफ़ी वो पता नहीं थी, तो वो अननोन क्वांटिटी है। और अननोन क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में किसी हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं कि वो x है। तो उसमें जब 5 ऐड किया तो x प्लस 5 जो हुआ वो हुआ टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़
जो मेरे दोस्त के पास हैं, और वो है कितना, पहले कंडीशन टोटल नंबर ऑफ टॉफीज उसके पास 10 है, तो हमने उसको मैथमेटिक्स में इक्वल टू का क्या मतलब होता है, बराबर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके बीच में हमने इक्वल टू लगा दिया, मतलब कि वो बराबर है, और होना भी चाहिए। इधर भी ये x + 5 क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज मेरे दोस्त के पास मौजूद है, और इधर 10 क्या है, वो भी वही है, जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज मेरे दोस्त के पास मौजूद हैं। जब इस तरीके से हम इक्वल टू का साइन लगा करके कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं इक्वेशन, उसका नाम बदल के हो जाता है इक्वेशन। यानी क्या अंतर है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन अगर उसी में इक्वल टू लगा दें और यहाँ पर कुछ भी लिख दें, मान लो 0 लिख दें, तो भी ये इक्वेशन कहलाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे ही आप इक्वल टू समथिंग लिखे वैसे ही उसको एक्सप्रेशन ना कह के हम इक्वेशन कहना चालू कर देंगे, ठीक है, उसका नाम बदल के हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन में ये बात याद रखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको आप शॉर्ट में LHS बोलते हैं, और एक है राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ, जिसको आप RHS बोलते हैं, और बीच में है इक्वल टू का साइन। तो ये जो भी कुछ हमने लिखा है वो एक इक्वेशन है। इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और एक चीज़ कि उसमें कोई ना कोई अननोन क्वांटिटी, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्या है, मेरे पास कितनी टॉफी थी वो मुझे पता नहीं था, तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और बाकी जो भी कुछ नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू ना बदले। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 5, तो 5 का इस्तेमाल चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में हो चाहे क्वेश्चन नंबर 10 में हो, उसकी वैल्यू हमेशा 5 ही होगी, उसको हमेशा 5 ही माना जाएगा, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं माना जाएगा, वो 5 ही होता है, 5 होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। इट मीन्स कि 5 या कोई भी नंबर वो कांस्टेंट होता है। लेकिन x क्या है, x एक अननोन क्वांटिटी, हमको नहीं पता क्या है, हमें पता करना पड़ेगा x कितना है। वो अभी कैसे पता करते हैं वो बातें होंगी, लेकिन वो हमें पता करना पड़ेगा कि वो कितना है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। जो हम अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं उसको कहेंगे वेरिएबल। तो किसी इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होता है चाहे जितना भी हो, और एक इक्वल टू ज़रूर होता है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ होता है और राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके का जो भी फॉर्मेशन होता है उसको इक्वेशन कहते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मेथड समझ में आया होगा। आप चाहें तो यहाँ x की जगह कोई भी लेटर डिनोट कर सकते हैं। आप x की जगह y कर लीजिए, z कर लीजिए, a कर लीजिए, b कर लीजिए, c कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इक्वेशन क्या होता है ये हमें पता चल गया। अब इक्वेशन बनाया कैसे जाता है इस बात को हमें समझना है। इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, उसमें इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इतना जान लें कि इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। तो पेज नंबर 81 NCERT, पेज नंबर 81, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 4। जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। उसमें है पार्ट 1।
देखिए, इस चीज़ को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको पता करने के लिए ही हम वेरिएबल की सहायता लेते हैं, वेरिएबल का हेल्प लेते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तब हमें उस हिसाब से समझ में आएगा। पेज नंबर 81, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लिखा है, राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इक्वेशन बनाना है और पहला कंडीशन दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। नंबर x एंड 4 इज 9। यहाँ देखिए, हमें इक्वेशन बनाना है और एक चीज पहले से ही दे दिया है, x। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक नंबर है x और एक नंबर है 4, जब दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया, 9। अब यहाँ पर वो जो अननोन नंबर है, पहला वाला जो हमें नहीं पता कि क्या है, जिसमें हम 4 जोड़ रहे हैं तो उसके बाद 9 आ रहा है, उसको इसने पहले से ही बोल दिया है कि x मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो लिखिए x, हमारा पहला नंबर, क्योंकि वो x ही दिया हुआ है। फिर लिखा है द सम ऑफ x एंड 4, तो उसमें 4 जोड़ दीजिए। और लिखा है लास्ट में इज 9, मतलब कि x और 4 का जो सम है वो कितना है, 9 है, यानी 9 के बराबर है। तो इसका मतलब इक्वल टू का साइन लगा के 9 लिख दीजिए। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट उसका सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना था, इक्वेशन बनाना था, तो आपने सीधा सीधा लिख दिया x + 4 = 9 कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद एक थर्ड वाला, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, टेन टाइम्स a is 70। कहता है कि 10 टाइम्स a, अब यहाँ पर वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि उस नंबर को a मानना है। 10 टाइम्स a is 70। a का जब हम 10 टाइम्स करते हैं, a का जब हम 10 टाइम्स करते हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, इज 70, यानी इज इक्वल टू 70। ये सिंपल इक्वेशन बन गया आपका, कुछ करना ही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को डील करने के लिए, जिसमें हमें कुछ पता नहीं होता है और उसको निकालना होता है, तो उसके लिए हम किसी वेरिएबल की मदद लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल को a मानने को कहा है पहले से ही, अगर नहीं कहा होता, सिर्फ इतना लिखा होता 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 70, तो वहाँ पर देता नहीं तो हम उसको कुछ भी मान लेते, a की जगह x मान लेते, y मान लेते, कुछ भी मान लेते, आप a भी मान सकते हैं। खैर यहाँ तो a पहले से ही दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। मान लो एक इक्वेशन हमने लिखा है, मान लो एक टॉफी वाला ही ले लेते हैं। हमने लिखा है x + 5 = 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कुछ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको जब हम जोड़ें, क्योंकि यहाँ एडिशन का साइन लगा हुआ है,
तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का लगा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतना ही अगर राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो इक्वेशन है और वो ट्रू है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में हो उतना ही राइट हैंड साइड में हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें x का वैल्यू बताना पड़ेगा, जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। तो जब हम उस x की वैल्यू बताएंगे वही कहलाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो खैर यहाँ पर हम x की जगह ऐसा क्या रख दें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 5 रख दिया जाए, अगर x की जगह 5 रख दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर x की जगह 5 रख दें तो दोनों साइड 10 आ जाएगा, और इसीलिए x इज इक्वल टू 5 वो कहलाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि x की जगह इस इक्वेशन में 5 रखने पर LHS और RHS बराबर आ गया है। इसलिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 होगी, x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन check whether the value given in the brackets is a solution of the equation or not। हमें पता करना है कि ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन क्या ये है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। कहने का मतलब हम ए पार्ट देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है n + 5 इज इक्वल टू 19, और यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 1 है। मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रख दें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा, यही चेक करना है। तो आप चेक करने का तरीका देख लीजिए, जो लिखने का तरीका है एग्जाम में वगैरह में आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, लिखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है n + 5, लेफ्ट हैंड साइड है n + 5। इसमें एक काम कीजिए, अगले स्टेप में n की जगह रख दीजिए 1, क्योंकि यहाँ पर चेक करना है n = 1 पे। एक ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना थोड़ा ज़रूरी इसलिए है, कभी कभी माइनस साइन आ जाता है तो हमारा गलत ना हो, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो लगा लीजिए। खैर यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह 1 रख दीजिए और +5 जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे 1 + 5 तो आएगा 6, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में 19 है और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वेरिएबल की जगह n रखे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 19 नहीं आया। इसका मतलब LHS इज 6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो नॉट इक्वल टू का साइन कैसे लगाएंगे, इक्वल टू लगा के ऐसे काट दीजिए, वो हो गया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू फिर आप लिखेंगे RHS। टेकिंग LHS, जब n की वैल्यू 1 रखा तो LHS आया 6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, लाइन आप क्या लिखेंगे, हेंस n is equal to 1 will not be the solution
सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से आप वैल्यू को रख करके चेक करके ये करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई। हमारा इक्वेशन है 4p - 3 इज इक्वल टू 13 और हमें चेक करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आगे p इज इक्वल टू -4p। मतलब कि हमें चेक करना है कि क्या p की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, यही हमें जानना है। यानी कि क्या p इज इक्वल टू -4 सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ये जानना है। तो फिर से आप कोई काम करेंगे, टेकिंग LHS। और LHS आपका कितना है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, नीचे से लिखिए 4p - 3। अगले स्टेप में ये जो p की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन उसमें रखिए। 4 की जगह 4, p की जगह आपको रखना है -2। ध्यान रहे 4p का क्या मतलब होता है, 4 × p मल्टीप्लाई p, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो आप एक काम कीजिए, ब्रैकेट लगा के -4 लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। और आगे -3 तो था ही, जरा मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 4 16 विथ माइनस साइन। आपको पता है कि जब दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा निगेटिव आता है, और दो सेम साइन चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है। यहाँ पर इस 4 के सामने प्लस है, कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, और इस 4 के सामने माइनस है। तो 4 × 4 16 हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी आया -16। और ये -3 तो पहले से था। अब देखिए -16 - 3 सेम साइन है, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है। अब ये प्लस माइनस का केस आ गया, सेम साइन है, और जब सेम साइन होता है तो आपको पता है कि नंबर ऐड होता है और साइन लगता है जो पॉजिटिव में बड़ा नंबर है उसके सामने का। मतलब कि पहले तो नंबर को जोड़ लीजिए, तो 16 + 3 आया 19, और साइन लगाइए 16 के जो सामने है, 16 के सामने है माइनस, तो लगाइए माइनस, मतलब कि बड़े वाले नंबर के सामने। देखिए वैसे तो -16 -3 से छोटा नंबर है। जब आप नंबर लाइन पे बनाते हैं तो -3 पहले बनाते हैं, -16 बाद में बनाते हैं, यानी -16 -3 से छोटा है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे समझने के लिए, ये मेरा तरीका है और लोगों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जब सेम साइन होता है तो पहले मैं नंबर्स को जोड़ लेता हूँ और लिख देता हूँ। तो नंबर को पहले जोड़ दिया, 16 + 3 19। अब देखता हूँ कि पॉजिटिव में कौन सा नंबर बड़ा होता है। तो पॉजिटिव में 16 बड़ा होता है, निगेटिव को मत देखो, पॉजिटिव में 16 बड़ा होता है, तो उसके सामने जो साइन है वही लगा दो। तो यहाँ माइनस था तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, आंसर आ गया -19। अब देखिए क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया, ये जो LHS आपने सॉल्व किया क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आया, नहीं आया, तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू LHS। और इसके बाद फिर वही आप लाइन लिखेंगे, हेंस p = -4 will not be the solution of this equation।